हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सेवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग बीएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स हैं सबको समझाऊंगा, एक एक चीज़ को। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को अपने पहले पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको एनआरई अकाउंट के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखिए आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस मैं आप लोगों को जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको रिकैपिचुलेट करवा रहा हूँ। जितना बार आप सुनिएगा देखिएगा उतना बार आपको याद रहेगा। तो एनआरई अकाउंट में दोस्तों क्या याद रखना है आपको कि जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है, टेम्पररी जो ओडी ओवरड्राफ्ट जो दिया जाता है, ठीक है, वो कितने रुपए का होता है। तो दोस्तों वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो याद रखिएगा कि वो 50,000 रुपये का होता है। ठीक है, अच्छा। और दोस्तों ऐसा जो ओवरड्राफ्ट है इसको एडजस्ट कितने दिनों में करना है। मैं जो की पॉइंट है बस वही लिख रहा हूँ, मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूँ। आप मेरा बात को सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो इसको एडजस्ट करना है कितने कितने दिनों में। तो दोस्तों इसका आंसर है 2 वीक्स में। 2 वीक्स में इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे कैसे एडजस्ट करना है, बाय रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, मतलब आपका जो ओडी है उसको आपको एडजस्ट करना है कहाँ से, जो भी आपका एब्रोड से रेमिटेंस आएगा उससे आपको इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, और या दूसरे किसी एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, इसकी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक पार्टिसिपेंट्स आपके इंडिविजुअल कॉरपोरेशन होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, उस पार्टिसिपेंट्स इसमें हमारे कंट्रोल बैंक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। और दोस्तों एक होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक। तो ये चार पार्टिसिपेंट नाम याद रखिएगा, एक हमारे इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, कंट्रोल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है थर्ड नंबर पॉइंट को देखते हैं। सो आवर थर्ड नंबर पॉइंट इज रिगार्डिंग, तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो देखिए जब आपके पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। दोस्तों इस लेसन में अंतिम तक जुड़े रहिए, क्योंकि जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ केवल आप उतना करके जाइए ना, तो 30 से 40 मार्क्स तो आपका फिक्स है बीएफएम के एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, और उसको हो सके तो नोट करते चलिए। तो दोस्तों अल्टरनेटिव आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यदि है तो आपको बैंक कंपेयर कैसे करती है, कैसे बैंक कंपेयर करेगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को। तो उसके लिए जो टूल है बैंक के पास उसे कहते हैं RAROC। इसका फुल फॉर्म बता दूं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो RAROC एक कंपेयरिंग टूल है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। चलिए उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल पेपर सीपी जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि दोस्तों सीपी को इशूअर, जो इशूअर है जिसने सीपी को इशू किया है, वो उसे बाहर वापस ले सकता है, ब्राउट बैक। ठीक है, तो इशूअर ब्राउट बैक कर सकता है सीपी को। ठीक है, कब तक, नॉट अर्लियर देन, मतलब 7 दिन के बाद ही, आफ्टर 7 डेज। ठीक है, आफ्टर 7 डेज ऑफ इशू, मतलब जब मान लीजिए किसी ने सीपी को इशू किया, कमर्शियल पेपर को इशू किया और उसे वापस लेना है, तो 7 दिन के बाद ही उसे वापस ले सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि देखिए बैसल थ्री में जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया, बैसल 3 में जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया, उसको फेस करने के लिए दोस्तों, उसको एड्रेस करने के लिए बैसल 3 दो रेशियो लाया था। अब वो दो रेशियो क्या है आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि बैसल 3 ने ऐसा कौन सा दो रेशियो लाया था। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो जो दो रेशियो था दोस्तों, उसमें एक रेशियो था, आपको पता होना चाहिए, एक रेशियो था NSFR, फुल फॉर्म में बता देता हूँ, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। और दोस्तों एक था हमारा, एक दूसरा रेशियो था हमारा लीवरेज रेशियो। ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है ये पता होना चाहिए, कितना होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा बैसल 3 है उसका जो दोस्तों 3 पिलर है उसका नाम बताइए।
तो 3 पिलर तो आपको नाम पता होगा, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों। एक है कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा है दोस्तों सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा है दोस्तों मार्केट डिसिप्लिन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा था 6 नंबर। अब दोस्तों हम लोग 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 7 नंबर पॉइंट पे दोस्तों देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखनी है। सो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कुक्स रेशियो क्या होता है। तो कुक रेशियो जैसे आपसे पूछे तो आप बोल दीजिए कि कैपिटल को नॉमिनेटर में लिखना है और रिस्क वेट एसेट को डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि एलसी जिसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, एलसी जिसको आप स्प्लिट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों में और हर एक लोग उसे यूज कर सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए नाम याद रखिएगा, उसे हम लोग ट्रांसफरेबल एलसी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि अच्छा देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यूएसडी पर आईएनआर आपको दिया हुआ है 64.2100। ठीक है। चलिए ये आपका स्पॉट रेट है, ये जो रेट है स्पॉट रेट है। और 2 महीना बाद जो है आफ्टर 2 मंथ जो है यूएसडी और आईएनआर जो है दोस्तों वो हो गया है 64.2240। तो आपसे यदि पूछा जाए कि यूएसडी प्रीमियम पे है या आईएनआर प्रीमियम पे है, तो दोस्तों इस केस में आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो क्या है हमारा प्रीमियम पे है। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पॉट दे देगा और 2 मंथ के बाद का रेट दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें यूएसडी प्रीमियम पे है या आईएनआर प्रीमियम पे है। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट का यदि बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए उसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, PNCPS परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव डिफरेंशियल शेयर। ये किसका पार्ट होता है दोस्तों, ये 81 का पार्ट होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 81 क्या है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल, 81 कैपिटल का ये पार्ट होता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 11 नंबर पॉइंट में दोस्तों यदि आप लोन का प्री पेमेंट कर रहे हैं, प्री पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, या दोस्तों आप प्री मैच्योर क्लोजर कर रहे हैं, मतलब मैच्योर होने से पहले ही लोन को क्लोज कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, सॉरी डिपॉजिट, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट, तो आपसे पूछा जाएगा कि कैसा रिस्क यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए वर्ड याद रख लीजिए, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब पॉइंट को ध्यान रखने चलना है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स आपसे जो पूछा जाएगा वो यहाँ से आ सकता है दोस्तों, देखते हैं। 12th नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, शायद लास्ट हमारा 11 था, हाँ 11 था, 12th पे आते हैं। तो दोस्तों 12th पॉइंट पे क्या देखना है आपको, 12th पॉइंट पे देखना है दोस्तों कि जो आपका बेसल का पिलर 3 है, बेसल का पिलर 3 क्या है बताइए। तो बेसल का पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, बेसल का पिलर 3 है दोस्तों क्या हमारा, मार्केट डिसिप्लिन। तो मार्केट डिसिप्लिन का जो डिस्क्लोजर होता है, आपसे पूछा जाएगा कि इस डिस्क्लोजर का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलेंगे इस डिस्क्लोजर का फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फिर दोस्तों आगे देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि ट्रेडिंग बुक का जो मेन रिस्क है वो कौन सा रिस्क है, तो आप बोलेंगे मार्केट रिस्क। बेसिक पॉइंट सब है दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीज़, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग बुक का मेन रिस्क कौन सा है, मार्केट रिस्क है। यदि आपसे पूछा जाए SREP क्या होता है, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। SREP के अंदर कितने प्रिंसिपल हैं, तो आप बोलेंगे SREP के अंदर 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है। फिर दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रेजरी में सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क कौन सा है, तो आप जवाब देंगे कि मार्केट रिस्क है सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क ट्रेजरी के अंदर। 16 नंबर पॉइंट में दोस्तों क्या पूछा जाएगा कि दोस्तों चलिए 60 नंबर पॉइंट के बाद हम लोग देखिए टी-बिल। हाँ, टी-बिल के बारे में पूछा जाएगा कि टी-बिल जो है कितने टेनर में इशू किया जाता है, तो 3 टेनर्स में इशू किया जाता है। आपको पता ही होगा ये 91 डेज, 182 डेज और दोस्तों 364 डेज। ठीक है। चलिए
उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है दोस्तों कि फ्रंट ऑफिस जो है, फ्रंट ऑफिस किससे से डील करता है? तो कीवर्ड याद रखिए, फ्रंट ऑफिस दोस्तों डीलिंग करता है। फ्रंट ऑफिस का काम है डील करना और रिस्क को लेना, ठीक है। रिस्क टेकिंग जो रहता है ये कौन लेता है? फ्रंट ऑफिस ही लेता है। इसके बाद आपसे यदि पूछा जाए कि डायमंड डॉलर अकाउंट, ठीक है, एक एक्सपोर्टर कितना डायमंड डॉलर अकाउंट को मेंटेन कर सकता है? तो आप जवाब दीजिएगा कि 5 डायमंड डॉलर अकाउंट को एक एक्सपोर्टर मेंटेन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों, जो कि इंडियन कंपनी इशू करती है ताकि भारत से बाहर से फंड को रेज कर सके, उसका नाम होता है दोस्तों मसाला बॉन्ड, ठीक है। ये पॉइंट सब ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 19 पॉइंट तक देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। बने रहिए हमारे रिलेशन के साथ, इसी तरह पॉइंट क्लियर करते चलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपका एक्सपोर्ट बिल है दोस्तों, उसका रियलाइजेशन टाइम लिमिट कितना है, मतलब कितने दिनों बाद उसे आपको रियलाइज कर लेना है। रियलाइज समझ में आया आपको? रियलाइज मतलब ये हुआ कि जिसका जो इसका एक्सपोर्ट बिल है, ठीक है, तो इम्पोर्टर से पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, ठीक है, खासकर बैंक के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा वो टाइम लिमिट है 9 मंथ्स। एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन पीरियड पूछा जाता है, आप बोलेंगे 9 महीना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप उस ऑप्शन का नाम बताइए, ठीक है, जिसको आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कीजिए या आप कैंसिल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या आप कैंसिल कीजिए ड्यू डेट पे, ठीक है। ड्यू डेट पे यानी एक्सपायरी डेट पे, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन याद रखिएगा, वैसा ऑप्शन जिसको एक्सरसाइज करेंगे ड्यू डेट पे उसे कहते हैं यूरोपियन ऑप्शन। और दोस्तों एक और होता है हमारा अमेरिकन ऑप्शन, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। PCFC, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये ग्रांट किया जाता है एक्सपोर्टर को, ठीक है, एक्सपोर्टर को ग्रांट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा लिक्विडिटी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल, लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल, ठीक है। तो बेसल 3 में 5 मॉनिटरिंग टूल है। कितना मॉनिटरिंग टूल है? 5 मॉनिटरिंग टूल है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसल 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल है, तो आप जवाब देंगे 5 मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। तो अब दोस्तों वो कौन कौन सा मॉनिटरिंग टूल है, जरा नाम भी तो बताना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ नाम उनका। पहला है दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, ठीक है, ये पहला टूल है, लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल कहते हैं इसे। दूसरा है दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ फंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ फंडिंग। तीसरा दोस्तों मैं आप बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आप सुन लीजिए, ठीक है। तो तीसरा है दोस्तों अवेलेबल अनसिक्योर्ड एसेट, ठीक है, अवेलेबल अनसिक्योर्ड एसेट। चौथा है दोस्तों हमारा LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और पांचवा है हमारा मार्केट रिस्क मॉनिटरिंग टूल, मार्केट रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल। चलिए अभी तक हम लोगों ने 23 पॉइंट कवर किए हैं, आगे 24 नंबर पॉइंट को जरा देखते हैं। 24 नंबर पॉइंट पे कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? तो दोस्तों देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक हाउसिंग लोन है, ठीक है, देखिए समझिए, एक हाउसिंग लोन है, उसका आउटस्टैंडिंग है दोस्तों 80 लाख, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है? 80 लाख है। और आपको दे देगा कि फ्लैट का जो वैल्यू है, ठीक है, फ्लैट का जो वैल्यू है वो है 1 करोड़, ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए कि कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसे निकालेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट? और आपको CRAR दे देगा 9%, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे रिस्क वेट पता होना चाहिए। ये जो रिस्क वेट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब रिस्क वेट अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिस्क वेट है इस केस में वो होगा आपका 35%। कितना होगा दोस्तों? 35%।
और दोस्तों आपको अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। सी आर ए आर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कैपिटल अपॉन आर डब्ल्यू ए। तो कैपिटल निकालना है, सी आर ए आर पता है, आर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए करते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे निकलेगा इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आप जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे लेंगे, यानी कि 80 लाख को लेंगे। ठीक है, 80 लाख को ले लिया। उसी का तो रिस्क वेट मिलेगा आपको, रिस्क वेट कितना है, 35% है। ठीक है, 35% है। और उसमें से दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों उसमें से तो 35% ये आप निकालिए, 35% ऑफ 80 लाख। तो 80 लाख का आप बताइए 30% कितना होगा, 24 लाख हो जाएगा। और 5% कितना होगा, 4 लाख हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 28 लाख। ठीक है, अब दोस्तों इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी आर ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज किसका होगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका होगा। अब ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमें हमें आर डब्ल्यू ए का वैल्यू मिला हमें 28 लाख। अब दोस्तों इसका हमको कितना परसेंट निकालना है, 9% निकालना है। यदि आप इसका दोस्तों 9% निकालेंगे तो आप देखेंगे आपको मिलेगा 10% निकालिए ना, 10% कितना मिलेगा आपको, 10% मिलेगा 2,80,000। तो 9% निकालिएगा तो 2,52,000 मिलेगा। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों कैपिटल। ठीक है, कैपिटल यदि रिक्वायरमेंट इतना हो जाएगा। चलिए उसके ये समझ में आ गया आपको। अगले स्लाइड में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन अभी तक पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको यदि मॉक टेस्ट में अपियर होना है दोस्तों, बीएफएम का मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी मैंने डिस्कस किए हैं। तो मॉक टेस्ट में यदि अपियर होना चाहते हैं तो एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट मैंने रखा है, इसके बारे में डिटेल आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कैश क्रेडिट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, ठीक है, और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको दे देगा 7.5 करोड़। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको ये दे देगा कि उसका जो एवरेज टर्नओवर है, ठीक है, एवरेज टर्नओवर प्रीवियस 3 ईयर का दे देगा 45 करोड़ टर्नओवर दे देगा। ये क्या है दोस्तों, टर्नओवर, 3 साल का टर्नओवर है। आपको पूछेगा कैपिटल बताओ। ठीक है, और सी ए आर आपको 9% लेना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वही काम करना है। तो सबसे पहले तो 7 करोड़ 50 लाख लिखिए। ठीक है, आपने लिख लिया। अब रिस्क वेट आपको पता होना चाहिए, इसमें 75% होता है। तो कुछ कुछ चीज़ का रिस्क वेट आपको याद होना चाहिए, है ना। वैसे एग्जाम में दिया रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसका आप 75% निकालिएगा ना, तो आपको मिलेगा 5,62,50,000। ठीक है, और फर्दर इसको 9% निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 50,62,000। ठीक है, 50,62,000। ठीक है, 50,62,500। ठीक है, तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मार्केट रिस्क असेसमेंट मॉडल पूछा जा सकता है कि मार्केट रिस्क को हम लोग कैसे एसेस करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द सम ऑफ द मार्केट रिस्क असेसमेंट मॉडल। तो मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार कुछ कुछ बात सुन भी लीजिए क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों मार्केट रिस्क मॉडल, तो देखिए एक पॉइंट मैं समझाता हूँ। मार्केट रिस्क मॉडल में सबसे पहला पॉइंट है आपको मैच्योरिटी मेथड। ठीक है ना, और दोस्तों ये जो मैच्योरिटी मेथड है ना, ये आपका है स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर। उस दूसरे बात दोस्तों एक है हमारा ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मेथड भी जो है वो हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर है। और तीसरा जो है हमारा वो है इंटरनल मॉडल। ठीक है, तो ये 3 मॉडल ध्यान रखिएगा। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, ये था हमारा 26 नंबर पॉइंट। ठीक है, सो दिस वाज 26 नंबर पॉइंट। चलिए तो ये 3 मॉडल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि ध्यान रखना है आपको कि एक बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका इंपोर्ट पेमेंट का टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, इंपोर्ट का टाइम लिमिट पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है 6 मंथ। ठीक है, चलिए तो ये 6 मंथ है। तो शिपमेंट, हाँ तो ये पहले 12 महीना था, लेकिन अब इसको घटाकर 6 मंथ कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने एक्सपोर्ट का तो रियलाइजेशन टाइम बता ही दिया, कितना होता है बताइए एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन टाइम। तो मैंने आपको बताया था 9 महीना होता है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इकोनॉमिक
वैल्यू एडेड, इससे क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कोई बैंक दे देगा, उसका नेट प्रॉफिट आपको दे देगा। देखिए क्वेश्चन कैसा स्वरूप रहेगा वो मैं समझाता हूँ कि नेट प्रॉफिट आपको दे देगा, मान लीजिए 15,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे कैपिटल उसका दे देगा, कैपिटल दे देगा दोस्तों 25,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है मैं समझा देता हूँ दोस्तों। इस 25,000 का 12% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 3,000 करोड़ मिलेगा। अब दोस्तों ये 3,000 करोड़ जो है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, वो 15,000 माइनस 3,000 करोड़, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12,000 करोड़, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए, इसका फॉर्मूला एक बार देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 29 नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि आपका NSFR, ठीक है, NSFR का इम्प्लीमेंटेशन डेट कब से है। तो NSFR का फुल फॉर्म पहले बताइए, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट याद रखिएगा 1/10/2021 है, ठीक है। 30 नंबर पॉइंट को देखिए, आपसे पूछा जाएगा CCCB काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो बैसल 3 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पॉइंट आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों क्या भारत में ये इम्प्लीमेंट हुआ क्या, तो नहीं, भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि RBI ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है 0% से लेकर 2.5% तक, किसका, तो RWA का। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत में ये अभी तक नहीं आया है, बैसल 3 का पार्ट है। चलिए, उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है ALM का क्या ऑब्जेक्टिव है, जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। तो आप इसका जवाब सिंपल दीजिएगा कि देखो दोस्तों, देखिए ये सवाल जवाब का तो बात है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं आने की। तो मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, आप बेसिकली इसे क्या करते हैं कि लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, और इसके अंदर आपके पास जो टूल होता है वो NII होता है और NIM होता है, आपको पता है ये सब चीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन का क्या आ सकता है कि जो आपका DTA होता है, DTA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट टाइम डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा कि 10% ऑफ अ बैंक, ये कितना होता है, तो 10% ऑफ CET1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी बैंक का जो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल होता है उसका 10% जो है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट टाइमिंग डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 33 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, HQLA, HQLA क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। दोस्तों ये होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी आपका एक्सेस CRR है, ठीक है, जो भी आपका एक्सेस SLR है, जो भी आपका एक्सेस MSF सिक्योरिटी है, ठीक है, एक्सेस समझिए बात को, ठीक है, या जो भी आपका ऐसा सिक्योरिटीज है जो कि फॉरेन सॉवरेन के द्वारा गारंट किया गया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है AA एंड एबव रेटिंग का, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है दोस्तों इसके अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे क्वेश्चन आएगा AA एंड एबव वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसको हम लोग HQLA के अंदर डालते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड के अंदर डालते हैं। ये सब पूछा जाएगा कि HQLA का कंपोनेंट बताइए। दोस्तों आपसे एक पूछा जाएगा कंट्री रिस्क के बारे में, कंट्री रिस्क। तो कंट्री रिस्क के बारे में क्या सवाल आता है कि कंट्री रिस्क का मैनेजमेंट गाइडलाइन जो है हर एक वो बैंक पे एप्लीकेबल है जिसका एक्सपोजर 1% या 1% से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंट्री रिस्क से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक बैंक है, वो चाहता है कि हम कॉमर्शियल पेपर को सब्सक्राइब करें 20 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बैंक है जो कि 20 करोड़ का कॉमर्शियल पेपर को सब्सक्राइब करना चाह रहा है 180 दिन तक, 180 दिन तक 20 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर को सब्सक्राइब करना चाह रहा है। और एनुअल रिटर्न जो है उसका, जो एनुअल रिटर्न है उसका दोस्तों, वो दिया हुआ है 9%। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कितना अमाउंट बैंक जो है कंपनी को देगी सब्सक्रिप्शन के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बैंक लेना चाह रही है 20 करोड़ का सब्सक्रिप्शन 180 दिन के लिए, एनुअल रिटर्न दे रही है 9%, तो कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए इसका फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए आप क्या कीजिए, 20 करोड़ को लिख लीजिए नंबरेटर में, ठीक है, 20 करोड़ को आप लिख लीजिए नंबरेटर में,
और डिनोमिनेटर में दोस्तों आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.09, ये जो एनुअल रिटर्न है वो, ठीक है, एनुअल रिटर्न जो आपने लिखा है वो इंटू 180 अपॉन 365, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया है यहाँ पे कि आप यूनिटरी मेथड अप्लाई किए। आप ये बोल रहे हैं कि एक साल में 365 दिन है, तो 365 दिन है तो 0.09 रिटर्न, तो 180 दिन होगा तो कितना रिटर्न होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला वही है, ठीक है, P अपॉन 1 प्लस आर, यही है सिंपल। तो आपको यदि इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 19, 15, 70, 881, यही हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 35 पॉइंट देखे हैं। 36वां पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, 36 नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए 36 नंबर पॉइंट पे आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको एक टी बिल दे देगा, यानी कि ट्रेजरी बिल दे देगा। ट्रेजरी बिल का दे देगा दिन, यानी कि 91 दिन के लिए है। और दोस्तों आपको इसका फ्यूचर वैल्यू दे देगा। फ्यूचर वैल्यू बोलेगा 100 रुपया है, ठीक है। दोस्तों आपका इसका इशू प्राइस दे देगा। इशू प्राइस बोलेगा इसका कि 98.3 है। आपसे पूछेगा यील्ड बता दीजिए इसका। यील्ड आप कैसे बताइएगा दोस्तों, तो यील्ड बताने के लिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है। 1 पॉइंट, इसमें क्या करना है दोस्तों, यील्ड, आपको यील्ड बताना है तो 1.70 अपॉन 98.3 इंटू 365 अपॉन 91 इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, यील्ड मिलेगा। तो इसका यील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 6.94%। 37 नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार देखे जाइएगा कि आपका देखिए मैकलॉ ड्यूरेशन दे देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। मैकलॉ ड्यूरेशन आपको दे देगा, वो दे देगा कितना दोस्तों, तो मान लीजिए 2.83 दे दिया ईयर, ठीक है। और यील्ड दिया हुआ है दोस्तों बॉन्ड का है 11%। आपसे पूछ देगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन बता दो, ठीक है। तो कैसे बताइएगा, फॉर्मूला आपको पता है ना कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकलॉ मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों वो होता है मैकलॉ अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए 2.83 अपॉन 1.11, है ना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2.55। तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आगे 38 नंबर पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, डेली वोलेटिलिटी बोल देगा 1% है, तो 9 डे वोलेटिलिटी बता दीजिए। तो 9 डे वोलेटिलिटी कैसे निकालिएगा, तो 1 इंटू √9 कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 3%। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए इसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से आने की संभावना है। 39 नंबर पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा कि वोलेटिलिटी, ध्यान दीजिएगा, वोलेटिलिटी पर एनम, वोलेटिलिटी पर एनम ये है 25%। और ट्रेडिंग डे बोल देगा कि ट्रेडिंग डे जो है एक साल में वो है 250 दिन। तो आपसे पूछेगा कि बताओ वोलेटिलिटी पर डे कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको क्या करना है, 25 को लिखना है नॉमिनेटर में, √20 को लिखना है डिनोमिनेटर में। इसको सिम्प्लीफाई कीजिएगा तो 1.58% आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ, जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 और 2009 में, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका काउच पूछ लेगा, ठीक है। बताओ क्या कारण था, क्यों ग्लोबल क्राइसिस हुआ था। तो आप जवाब दीजिएगा कि जो हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव है दोस्तों, क्रेडिट डेरिवेटिव है उसका एक्सेस यूज हुआ था, ठीक है। तो क्रेडिट डेरिवेटिव का एक्सेस यूज होना किसी कारण से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 और 2009 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछेगा कि हमारे सरकार को एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को यूज करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को मैनेज करना है, तो उसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी सरकार ने बैठाई है। तो आप बोलेंगे एक्सपोर्ट मैनेजिंग फंड के लिए एक्सिम बैंक का स्थापना किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। 42 नंबर पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा AD1 कैटेगरी बैंक होता है, ध्यान दीजिएगा AD1 कैटेगरी, ठीक है। AD1 कैटेगरी जो है क्या वो आपको पता है ना, EDPMS क्या
होता है बताइए? एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या AD1 कैटेगरी बैंक EDPMS के अंदर जितने भी कॉशन लिस्ट एक्सपोर्टर हैं उसका एक्सेस कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या बोलेगा कि आपको बोलेगा CDS और CLN में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि जो CDS होता है वो हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, जैसे अपना LC होता है सेम ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, और उसको ये फंडेड एक्सपोजर नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडेड एक्सपोजर, दिस इज नॉट अ फंडेड एक्सपोजर, वी आर टॉकिंग अबाउट CDS। लेकिन दोस्तों जो CLN होता है वो ऑन बैलेंस शीट आइटम है, वो बैलेंस शीट में लिखना होता है CLN के बारे में। और दोस्तों इसके अंदर हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव आता है CLN के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा CDS और CLN के बीच का। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं समझा देता हूँ। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों 13 नंबर पॉइंट को देखते हैं। सॉरी, अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे? अभी तक हम लोगों ने शायद लास्ट पॉइंट हमने देखा है वो है 43। ठीक है, 43 नंबर पॉइंट देखे हैं। चलिए 44 नंबर पॉइंट को देखते हैं। लेट अस सी 44 नंबर पॉइंट। 44 नंबर पॉइंट में आपसे क्या पूछेगा दोस्तों कि फॉरेक्स मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बोलिएगा लिक्विड मार्केट होता है, डायनेमिक मार्केट होता है, 24/7 मार्केट है, इंटर बैंक मार्केट है, मार्केट ट्रांसपेरेंसी होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपसे EEFC के बारे में पूछा जाएगा। EEFC का फुल फॉर्म बता दीजिए, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, तो ये EEFC के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये जो फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट है, पहली बात तो ये करंट अकाउंट है, ये किसके पास मेंटेन होता है? तो AD1 कैटेगरी ब्रांच के पास ये मेंटेन होता है। उसके बाद इसमें क्या पूछा जाएगा कि क्या इंटरेस्ट मिलता है क्या? तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, नो इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या बोलेगा आपसे, कौन खुलवा सकता है इसे? तो आप बोलिएगा कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो आपके कंपनीज हो, ठीक है, ये सभी के सभी एलिजिबल है। जिन जो ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो हुआ रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि भारत के निवासी हैं, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। चौथा पॉइंट पूछेगा कि देखिए क्या 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को आप इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपका जितना भी अमाउंट एक कैलेंडर महीना में जमा हुआ उसको आपको रुपी में कन्वर्ट कर लेना है बिफोर द लास्ट डे ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। मतलब ठीक है, आप कितना भी जमा कीजिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को, लेकिन आपको उसको रुपी में कन्वर्ट कर लेना है। क्रिस्टलाइजेशन इसी को कहते हैं ना, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को रुपी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो सक्सीडिंग आगे आने वाला जो कैलेंडर मंथ है उसके अंतिम तारीख तक आपको सारा का सारा पैसा रुपी में कन्वर्ट करवा लेना है, ये ध्यान रख लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछेगा वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा EFC के बाद जो आएगा, तो देखिए जो हमारा मार्केट रिस्क है, ठीक है, जो हमारा मार्केट रिस्क है इसका जो डिस्क्लोजर होता है, इसका डिस्क्लोजर होता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट रिस्क का डिस्क्लोजर होता है ट्रेडिंग बुक में। कहाँ में डिस्क्लोजर होता है इसका? ट्रेडिंग बुक में डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, तो किस किस के बारे में डिस्क्लोजर होता है, किस किस रिस्क के बारे में डिस्क्लोजर होता है? तो आप बोलिएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में होता है। ठीक है, फिर आप बोलिएगा इक्विटी पोजीशन रिस्क के बारे में होता है डिस्क्लोजर। ठीक है, और आप बोलेंगे दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में डिस्क्लोजर होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में। तो ये 3 तरह के रिस्क के बारे में डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे क्या सवाल आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तक शायद हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे हैं? अभी तक हम लोगों ने शायद 46 पॉइंट देखे हैं। चलिए 47 पॉइंट को जरा देखते हैं। तो दोस्तों 47 पॉइंट में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा किसी बॉन्ड का जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है, किसी बॉन्ड का जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? तो आप बोलेंगे एक बेसिक पॉइंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, फिर एक बोलेंगे यील्ड पे डिपेंड करता है, और आप बोलेंगे प्राइस पे डिपेंड करता है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, BPV, यील्ड और प्राइस। ठीक है, ये बॉन्ड का प्राइस वोलेटिलिटी इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है।
उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि जो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क जो है ट्रेजरी में, ट्रेजरी के अंदर जो मार्केट रिस्क है उसको कैसे कैसे कंट्रोल कीजिएगा। तो आप बोलिएगा कि हमारे पास एक स्टॉप लॉस लिमिट है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या बोलिएगा बताइए, स्टॉप लॉस लिमिट है, उसके बाद क्या बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि आपके पास एक गैप लिमिट है, ठीक है। और उसके बाद आप बोलिएगा कि हमारे पास ओवरनाइट लिमिट भी है। तो इन सभी के माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद देखिए इसके इसमें इसमें एक और पॉइंट पूछेगा दोस्तों कि ये जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट, ठीक है। फिर पूछेगा जो गैप लिमिट है ये क्या होता है, तो गैप लिमिट के बारे में आपसे पूछेगा दोस्तों कि देखिए एक होता है IGL इंडिविजुअल गैप लिमिट, इसको सबको जोड़ेंगे ना तो वो हो जाता है AGL एग्रीगेट गैप लिमिट, ठीक है। तो इसका AGL जो है वो RBI अप्रूव करती है, ठीक है, RBI अप्रूव करती है AGL के बारे में। और दोस्तों तीसरा जो लिमिट आपको मैंने बताया वो होता है दोस्तों NOOPL, फुल फॉर्म याद रखिए, नेट ओपन ओवरनाइट पोजीशन, नेट ओपन ओवरनाइट पोजीशन लिमिट, ठीक है। तो ये जो NOPL है, देखिए ये सब मार्केट, हम बात किसका कर रहे हैं, हम ट्रेजरी के अंदर मार्केट रिस्क का बात कर रहे हैं। तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कंट्रोल करना है, मार्केट रिस्क को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम स्टॉप लॉस लिमिट लगाएंगे, गैप लिमिट लगाएंगे और ओवरनाइट लिमिट लगाएंगे। स्टॉप लॉस लिमिट मैनेजमेंट डिसाइड करती है, गैप लिमिट RBI डिसाइड करती है। NOPL हमारा नेट ओपन ओवरनाइट पोजीशन लिमिट होता है, ये बोर्ड जो अपना बैंक का जो बोर्ड है ना वो फिक्स करती है, ठीक है। और लेकिन इसको RBI से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NOPL का जो लिमिट है, ठीक है, ये 25% ऑफ टोटल कैपिटल, मतलब उस बैंक का जितना भी कैपिटल है टायर 1 टायर 2 सब मिला के उसका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलिए हम लोग 49 नंबर पॉइंट को अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों निश्चित रूप से देखिए क्वेश्चन सब यहीं से आएगा, तो इसको ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन सवाल ये पूछा जाएगा कि जो हमारा इंश्योरेंस मिटिगेशन होता है, इंश्योरेंस, सॉरी मैं लिख देता हूँ, इंश्योरेंस मिटिगेशन, ठीक है। तो जो हमारा इंश्योरेंस मिटिगेशन है इसका जो अमाउंट है वो है 20% ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये किस अप्रोच के अंदर है, AMA अप्रोच के अंदर है। AMA क्या है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डर्टी प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो डर्टी प्राइस आप क्या बोलेंगे कि आपके पास कोई बॉन्ड है, उसका जो अपना क्लीन प्राइस होता है, क्लीन प्राइस बोले या फेस वैल्यू बोले एक ही चीज़ है, और उसमें आप क्या कीजिए जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट को आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा डर्टी प्राइस, समझ में आया। चलिए ये सब सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन सब है। अब दोस्तों आपसे हेयर कट के बारे में पूछ देगा, हेयर कट के बारे में बताइए हेयर कट क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए आपके पास कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी है, क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है, ठीक है। आप कोलेट्रल सिक्योरिटी है उसको आप एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो आप उसके सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक्चुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है, उस कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए जो आप एक्चुअल मार्केट वैल्यू एस्क्राइब कर रहे हैं वही होता है हमारा हेयर कट। आप पूछेगा बताइए हेयर कट आप करेंसी मिसमैच के लिए कितना बोलेंगे, ठीक है। तो करेंसी मिसमैच होगा तो आप बोल देंगे हेयर कट है 8%। कुछ हेयर कट याद रख लीजिए, गोल्ड के लिए कितना होता है तो आप बोल देंगे 15% है, ठीक है। फिर कैश के लिए कितना होता है, बैंक के लिए, बैंक FD के लिए कितना होता है, NSC के लिए कितना होता है, KVP के लिए कितना होता है तो आप बोलेंगे 0%। तो हेयर कट का कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रख के देख के जाइएगा, समझिए, हेयर कट का कुछ कुछ पॉइंट देख के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 52 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 52 नंबर पॉइंट को देखते हैं जरा। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा CRILC का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं, सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। इसके बारे में पॉइंट याद रखिए,
RBI के द्वारा मेंटेन होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी RBI का रिपोर्टिंग होता है वो, हाँ, तो आप किस फंड का रिपोर्टिंग करना होगा, तो 5 करोड़ से ऊपर के फंड का। ठीक है, तो उसको आपको RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा CRILC के अंदर। और दोस्तों इसका जो मंथली रिपोर्टिंग होता है, इसका जो रिपोर्टिंग होता है वो मंथली रिपोर्टिंग होता है। और एक होता है दोस्तों DBR। DBR क्या होता है, डिफॉल्टेड बोरोवर रिपोर्ट। ठीक है, ये जो DBR होता है ये वीकली करना पड़ता है एवरी फ्राइडे को। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक है हमारा CRILC, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। 5 करोड़ से ऊपर का मंथली रिपोर्ट करना पड़ता है RBI को। और एक होता है हमारा DBR। DBR क्या बताया मैंने, DBR बताया मैंने डिफॉल्टेड बोरोवर रिपोर्ट। ठीक है, ये वीकली करना पड़ता है एवरी फ्राइडे को। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बैंक है वो 10 फरवरी 2020 को, ठीक है, 6 मंथ का, तो इसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों इसको 15 नंबर में कुछ और बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके पास डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहिए। डेटेड GSEC, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसा सिक्योरिटी जिसका या तो फिक्स कूपन रेट हो या फ्लोटिंग कूपन रेट हो, जिसको फेस वैल्यू पे, जिसका फेस वैल्यू पे पेमेंट किया जाए हाफ ईयर बेसिस पे, हाफ ईयर बेसिस पे, ये की पॉइंट है। ठीक है, एक तरह का सिक्योरिटी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 7.17% का GSEC है। ठीक है, 2028 के लिए, और इसका डेट ऑफ इशू दिया हुआ है 8 अगस्त 2018। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आज ये है कूपन, ये क्या है कूपन, इशू कौन करता है, तो सरकार इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। डेट ऑफ इशू कब है, तो ये डेट ऑफ इशू है। डेट ऑफ मैच्योरिटी कब है, तो ये 8 अगस्त 2028 को मैच्योर होगा। अच्छा, कूपन का पेमेंट डेट कब होगा, तो कूपन का पेमेंट डेट होगा हाफ ईयरली। तो जैसे हाफ ईयरली कब होगा बताइए, एक तो 8 जुलाई को होगा और एक होगा हमारा 8 जनवरी को। समझ में आया, ठीक है, यही होता है हमारा ये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखिए कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ दोस्तों। रिस्क का टाइप देखते जाइएगा, तो कौन सा रिस्क किस कारण से होता है वो एक बार देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये गोइंग कंसर्न कैपिटल, ये कौन सा पॉइंट है, एक बार पॉइंट नंबर देख लीजिए, ये 254 नंबर पॉइंट। देख दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि गोइंग कंसर्न कैपिटल के बारे में। गोइंग कंसर्न कैपिटल क्या बोलिएगा कि ये जो गोइंग कंसर्न कैपिटल है ना, वो लॉस को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट बैंकरप्सी। ठीक है, विदाउट ट्रिगरिंग बैंकरप्सी, इसके पास लॉस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है गोइंग कंसर्न कैपिटल के पास। इसका एग्जांपल आप बोलिएगा तो जो हमारा CET1 है और प्लस AT1 है, ये हमारा गोइंग कंसर्न कैपिटल का टाइप है। ठीक है, और ये तो है गोइंग कंसर्न, ध्यान दीजिएगा। एक होता है गोन कंसर्न, दोनों में अंतर को समझिए। गोइंग कंसर्न जो है वो लॉस को एब्जॉर्ब करेगा बिना बैंकरप्सी का, लेकिन गोन कंसर्न जो है वो लॉस को एब्जॉर्ब करेगा इन केस ऑफ बैंकरप्सी। दोनों में अंतर समझ आ गया। गोन कंसर्न बैंकरप्सी के केस में और गोइंग कंसर्न विदाउट बैंकरप्सी। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या आता है, टायर 2 आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न में CET1 और AT1 और गोन कंसर्न में टायर 2 T2। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। टायर 2 इंस्ट्रूमेंट हमारा गोन कंसर्न में आता है, क्योंकि यदि गोन कंसर्न लॉस को एब्जॉर्ब तभी करेगा जब बैंकरप्सी होगा तब, और गोइंग कंसर्न लॉस को एब्जॉर्ब करेगा बिना बैंकरप्सी को ट्रिगर किए। चलिए ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे MTM का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, मार्केट टू मार्केट का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एसेट है, क्या है, आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट है, आप उसे वैल्यू दे रहे हैं एट करेंट मार्केट रेट, आज के मार्केट रेट पे वैल्यू दे रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं MTM। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मार्केट रिस्क का कंपोनेंट बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, मैं सुन लीजिए दोस्तों। मार्केट रिस्क का कंपोनेंट एक बार सुन लीजिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कमोडिटी रिस्क, ये चारों जो है हमारा मार्केट रिस्क का टाइप है। फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और कमोडिटी रिस्क। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा
कि स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, स्विफ्ट क्या होता है? एक वर्ल्ड वाइड फाइनेंसिंग मैसेजिंग सिस्टम है बैंक के लिए, बैंकों के लिए। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ और सवाल बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कॉमर्शियल पेपर के बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए। तो कॉमर्शियल पेपर एक तरह का अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल पेपर मिनिमम 5 लाख और इसके मल्टीपल में इशू होगा। उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल पेपर जो भी कंपनी इशू करेगी उसका क्रेडिट रेटिंग मिनिमम A3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट यदि हम बात करें तो जो भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करते हैं कि कॉमर्शियल पेपर से कितना अमाउंट हमें रेज करना है। चलिए, और एक सीलिंग देती है कौन? एक सीलिंग देती है हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA। तो उसमें से दोनों का दोनों, एक तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक CRA है, दोनों जो मिनिमम होगा वही हमारा सीलिंग लिमिट होता है CP का, कॉमर्शियल पेपर का। उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन आएगा, हाँ बाई बैक, ये ध्यान दीजिएगा, बाई बैक ऑफ CP, बाई बैक ऑफ CP ये ध्यान रखिएगा। तो बाई बैक का टाइमिंग पीरियड है 30 डेज। जिस दिन से इस डेट ऑफ इशू है उससे 30 दिन से पहले आप बाई बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे अगला सवाल आएगा, जो हमारा स्टॉक अप्रोच है ना, स्टॉक अप्रोच पे आपसे पूछेगा कि लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ रेशियो है, मैं कुछ रेशियो आपको नाम सुना देता हूँ। पहला रेशियो है कोर डिपॉजिट, ठीक है, टू टोटल एसेट। इसको एक बार देख के जाइएगा, कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट आपसे रहेगा। तो आप बोलिएगा कि जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। ठीक है, फिर एक रहेगा आपका क्या, नेट लोन, ठीक है, और टू टोटल डिपॉजिट। तो आप बोलिएगा कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तीसरा रहेगा दोस्तों आपका टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, तो बोलिएगा कि जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। फिर रहेगा दोस्तों आपका वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, जितना कम है उतना अच्छा है। ये जो 5-6 रेशियो है स्टॉक अप्रोच के अंदर, उसको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ज़रूर देखिए। 61 नंबर पॉइंट पे आते हैं, शायद ये 61 था क्या, नहीं 60 था। 61 नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 61 नंबर पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों, आपको देखिए रेपो जो होता है ना, रेपो उसका 2 लेग होता है। ये 2 लेग के बारे में सवाल आता है कभी कभी। जो पहला लेग होता है, फर्स्ट लेग जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे, मतलब आज के डेट में जो मार्केट रेट है उसी पे इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो सेकेंड लेग है दोस्तों, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है इस तरह डिराइव होता है कि पहला और दूसरा लेग के बीच में जो डिफरेंस है वो रेपो इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करे। तो पहला लेग का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, प्रिवेलिंग मार्केट रेट में। दूसरा लेग का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, ऐसे डिटरमाइन होगा कि जो डिफरेंस है वो रेपो इंटरेस्ट को डिटरमाइन करे। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा SREP, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपको पता है ना कि 4 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर सुपरवाइजर का रोल होता है? सुपरवाइजर कौन है? RBI, ठीक है। तो दोस्तों आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल 2 है। क्या बोलिएगा? प्रिंसिपल 2 है। प्रिंसिपल 2 में सुपरवाइजर का रोल के बारे में बताया गया है। और आप बोलिएगा एक प्रिंसिपल 4 है। प्रिंसिपल 4 में भी सुपरवाइजर रिव्यू का जो सुपरवाइजर है उसका रोल के बारे में बताया गया है। 2 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 4। डिटेल जानना है तो इसके वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ALM के बारे में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। मैंने पहले ही बताया है इसका फंक्शन सब, तो ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा। अच्छा, 64 नंबर पॉइंट में क्या रहेगा आपका कि हेयर कट परसेंटेज कितना आप अप्लाई करेंगे करेंट मार्केट वैल्यू पे HQLA में। तो HQLA में आपका दोस्तों एक लेवल 1 एसेट आता है। क्या आता है? लेवल 1 एसेट, ठीक है। तो इसमें इसको HQLA में जो लेवल 1 एसेट है उसको आप HQLA में डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप बिना किसी लिमिट का डाल सकते हैं, बिना हेयर कट अप्लाई किए, नो हेयर कट लेवल 1 एसेट में। जो लेवल 2A एसेट होता है दोस्तों, एक होता है हमारा लेवल 2A एसेट। तो लेवल 2A एसेट में 15% हेयर कट आपको करना पड़ेगा,
ठीक है, ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू पे। और उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा लेवल टू बी एसेट, तो उसे 50% हेयर कट आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कितना हेयर कट अप्लाई करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग ये तीनों केस में ध्यान रखिएगा कि लेवल 1 एसेट में कितना हेयर कट है, लेवल 2 में कितना है और लेवल 2 में कितना हेयर कट है। लेवल 1 में कोई हेयर कट नहीं, लेवल 2 में 15% और लेवल 2 में 50%। चलिए 65 नंबर पॉइंट पे आते हैं, 65 नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है उसका आप ड्यूरेशन बता दो। ठीक है, तो आप बोलेगा कि इसका मैच्योरिटी जो वैल्यू मैच्योरिटी पीरियड है वही इसका ड्यूरेशन होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे पूछा कि 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड है, उसका उसका बता दो कि ड्यूरेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका 5 ईयर ही ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन। तो दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन यदि आपसे पूछा जाए तो सिक्योरिटाइजेशन में आप बेसिकली क्या करते हैं, एनपीए को सेल करते हैं। आप एनपीए को क्या करते हैं दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। दैट मीन्स मूविंग द एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ द ऑरिजिनेटर टू एन एसपीवी। देखिए एक होता है हमारा ऑरिजिनेटर और एक होता है हमारा एसपीवी। तो ऑरिजिनेटर से लेकर एसपीवी तक मूवमेंट होता है। ठीक है, किसका, एसेट का मूवमेंट होता है फ्रॉम ऑरिजिनेटर टू एसपीवी। ठीक है, तो फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ इसे कहते हैं हम लोग सिक्योरिटाइजेशन, यानी एनपीए का सेल करना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, एग्जिम बैंक का रोल पूछा जाएगा। एग्जिम बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको पता होना चाहिए। एग्जिम बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि फाइनेंसिंग को ये फैसिलिटेट करता है। किसके फाइनेंसिंग को, फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग को। और इससे मतलब प्रमोट करता है किसे, फॉरेन ट्रेड को, नाम में ही है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के फाइनेंस करना और उसे प्रमोट करना, ये एग्जिम बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा टाइम जोन डिफरेंस होता है, टाइम जोन डिफरेंस के कारण जो सेटलमेंट रिस्क होता है उसका नाम क्या है, तो आप उसे बोलेंगे हर्स्टेड रिस्क। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप इंटीग्रेटेड ट्रेजरी से क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सब मिल जाता है, यही होता है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तीनों आपस में क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट देखते हैं। 17 नंबर पॉइंट देखते हैं। 17 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन रिस्क का डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो आपको पता है ना, फेल्ड इंटरनल प्रोसेस के कारण जो आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो डेफिनेशन दोस्तों इसमें याद रखिएगा, इसका जो ऑपरेशन रिस्क का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है दोस्तों। एक है हमारा काउज बेस, ठीक है, एक है हमारा इफेक्ट बेस और दोस्तों तीसरा है हमारा इवेंट बेस। आपको तीनों के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। काउज बेस, इफेक्ट बेस और दोस्तों तीसरा क्या है, इवेंट बेस। ठीक है, तो काउज बेस में क्या क्या आता है दोस्तों, पीपल ओरिएंटेड केसेस, प्रोसेस ओरिएंटेड केसेस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड केसेस। ठीक है, इफेक्ट बेस में क्या आता है, लीगल लायबिलिटीज़ को एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी लंबा लिस्ट है, काउज मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है और ये बुक में भी दिया हुआ है। ऑपरेशन रिस्क वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे दिया हुआ है काउज बेस में। ठीक है, इफेक्ट बेस में और इवेंट बेस में, तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 71 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 71 नंबर पॉइंट में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, किसका, ऑपरेशन रिस्क का। ऑपरेशन रिस्क का जो दोस्तों स्टैंडर्डाइज अप्रोच है उसमें एक बीटा फैक्टर होता है। क्या होता है, बीटा फैक्टर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया है। तो बीटा फैक्टर किसके लिए कितना परसेंट होता है, ये एक बार देखिए, ए से लेकर एच तक है। ठीक है, किसी का 15, किसी में 18% होता है,
किसी में 15% होता है, किसी में 12%, तीन तीन है, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, ठीक है। तो जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस हुआ, ट्रेडिंग एंड सेल हुआ, पेमेंट एंड सेटलमेंट हुआ, इन सभी में 18% होता है। फिर कॉमर्शियल बैंकिंग है, एजेंट सर्विसेज है, एसेट मैनेजमेंट, और उसके अलावा दोस्तों तो ये सब में 15% है। और रिटेल ब्रोकरेज, रिटेल बैंकिंग, इसमें 12%। इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीटा फैक्टर एक बार देख के जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आगे देखिए 72 नंबर पॉइंट में क्या मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों 72 नंबर पॉइंट में देखिए ट्रेड क्रेडिट के बारे में, थोड़ा सा ट्रेड क्रेडिट के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो कोई कैपिटल गुड है या नॉन कैपिटल गुड है, उसके ट्रेड क्रेडिट के बारे में ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए इसमें कितना अमाउंट रखा गया है ऑटोमेटिक रूट के अंदर, ऑटोमेटिक रूट। तो देखिए अप टू यूएस डॉलर 150 मिलियन, अप टू यूएस डॉलर 150 मिलियन, ठीक है, और इक्विवेलेंट पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। अप टू यूएस डॉलर, अप टू सॉरी यहाँ पे ये गलत साइन है, अप टू यूएस डॉलर 150 मिलियन पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, चाहे ऑयल गैस के रिफाइनिंग के लिए हो, मार्केटिंग के लिए हो, एयरलाइन और शिपिंग कंपनीज के लिए हो, इतना ट्रेड क्रेडिट का लिमिट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट को देख लीजिए, वो दूसरे के लिए, दूसरे बाकी को छोड़, देखिए मैं किसके बता रहा हूँ, ऑयल गैस सुन लीजिए नाम, ऑयल गैस, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, एयरलाइन एंड शिपिंग इंडस्ट्री, इन सभी के लिए 150 यूएस डॉलर मिलियन पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का लिमिट रखा गया है, ट्रेड क्रेडिट का बता रहा हूँ। और दोस्तों दूसरों के लिए अप टू रखा गया है 50 यूएस डॉलर मिलियन, 50 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए। और दोस्तों जो हमारा ट्रेड क्रेडिट होता है, टीसी जिसको बोलते हैं, उसका पीरियड कितना होता है, तो शिपमेंट के दिन से 3 साल तक, अप टू 3 ईयर, ठीक है। और दोस्तों यदि शिपयार्ड है या शिप बिल्डर है तो, और नॉन कैपिटल को इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी 3 साल का लिमिट है, ठीक है। और कैपिटल गुड के, नॉन कैपिटल गुड्स के लिए 1 ईयर का है, ठीक है, 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल, तो नॉन कैपिटल गुड के लिए। देखिए ये 3 साल मैंने बताया ना, ये है कैपिटल गुड के लिए। तो आपको कैपिटल गुड क्या होता है, नॉन कैपिटल गुड का ये पता होना चाहिए। तो 3 मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको पीरियड कितना है ट्रेड क्रेडिट के लिए। तो कैपिटल गुड के लिए 3 साल है, नॉन कैपिटल गुड के लिए 1 साल है, या जो भी इसका ऑपरेटिंग साइकिल होगा, जो भी कम होगा वो होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट पूछा जाएगा कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ठीक है। तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग आप बताएंगे लाइबोर प्लस 250 बेसिस पॉइंट स्प्रेड, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 72 पॉइंट डिस्कस किए अभी तक। आइए कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। दोस्तों इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आएगा रिपल इफेक्ट के बारे में, कि रिपल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, मैं तुरंत इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। रिपल इफेक्ट के बारे में दोस्तों एक सवाल आएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए रिपल इफेक्ट के बारे में क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों विद इन फ्यू मिनट्स। देखिए रिपल इफेक्ट में आपको पता है ना कि जो सिस्टमिक रिस्क होता है, सिस्टमिक रिस्क, हम लोग 75 नंबर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टमिक रिस्क, ठीक है। ये ऐसा रिस्क है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टार्ट करेगा वो और सब दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी डिफॉल्ट करने लगता है, इसी कहते हैं रिपल इफेक्ट, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा दोस्तों 76 नंबर पॉइंट में बताता हूँ आपको कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क आएगा। कंट्री रिस्क के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंट्री रिस्क इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, कंट्री रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क का एक टाइप है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, VAR, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे हम लोग मार्केट रिस्क को कैप्चर करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे एक जो पॉइंट पूछा जाएगा वो है RTGS प्लस, RTGS प्लस, बताइए RTGS प्लस क्या होता है। तो RTGS प्लस जो है वो जर्मन, ये एक जर्मन आपका क्लियरिंग सिस्टम है,
जर्मन क्लियरिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। जर्मन क्लियरिंग सिस्टम को हम लोग आरटीजीएस प्लस कहते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे जो सवाल आएगा वो एएमए अप्रोच के अंदर आएगा। जो हमारा एएमए अप्रोच है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है ऑपरेशन रिस्क को मेजर करने का, तो इसमें क्या क्या फैक्टर आता है। तो दोस्तों इसमें आप बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आता है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है और एक आता है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे सवाल आएगा स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या आएगा? स्ट्रेस टेस्टिंग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो मैं कवर कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ सुनाते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि आप किसी बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, ताकि बैंक के अंदर डिसीजन मेकिंग को आप आसान कर सकें, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, अपने फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट ऑफ रिस्क को देखती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मेन पॉइंट ध्यान रखिए कि आप बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, किसके अंदर? स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर। चलिए उसके बाद दोस्तों आपसे एक सवाल आएगा कि ट्रेजरी का प्रोडक्ट क्या क्या है, ठीक है। सवाल क्या आएगा दोस्तों? ट्रेजरी का प्रोडक्ट क्या है। तो ट्रेजरी का प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ ट्रेजरी का प्रोडक्ट क्या है। तो ट्रेजरी का प्रोडक्ट आपका मनी मार्केट प्रोडक्ट है, कॉल, नोटिस, टर्म मनी, डिपो, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट है, और तीसरा है हमारा डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, एडीआर, जीडीआर, ठीक है। चलिए हम लोग कितने पॉइंट पे थे? हम लोग 81 पॉइंट पे आते हैं। लेटेस्ट मूव टू द 81 पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल आएगा कि लिक्विड रिस्क में क्या क्या आता है, ठीक है। फंडिंग रिस्क, कॉल रिस्क, टाइम रिस्क, ये सब हमारा लिक्विड रिस्क में आता है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपको सीसीएफ के बारे में बताना चाहिए। सीसीएफ क्या होता है? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है। आप इससे क्या करते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन को ऑन बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें लिमिट ध्यान रखिए कि 20% लिमिट होता है किस पे? अनड्रॉन कैश लिमिट पे। 20% लिमिट होता है अनड्रॉन सीसी लिमिट पे। ये पूछा जाता है, आप ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20% अनड्रॉन कैश क्रेडिट लिमिट पे लिमिट होता है, फिर 20% लिमिट होता है अनड्रॉन टीएल लिमिट पे, ठीक है। और दोस्तों 50% होता है, देखिए अनड्रॉन टीएल लिमिट, ये भी अनड्रॉन टीएल लिमिट के लिए ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो टीएल है, ये जो टीएल लिमिट है जिसको आप 1 साल के अंतर्गत ड्रॉ कर लेंगे, और ये वो टीएल है जिसको 1 साल के बाद आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अंतर है। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का सीसीएफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल गारंटी है, एफजी कहते हैं इसे, इसके लिए सीसीएफ होता है 100%। जैसे मान लीजिए डीपीजी कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट गारंटी होता है, इसके लिए भी होता है 100%। स्टैंड बाय एलसी है, स्टैंड बाय एलसी है दोस्तों, तो इसके लिए होता है दोस्तों 100%, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी है, इसके लिए होता है 50%। सीसीएफ किसी किसी के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 82 नंबर पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, तो बेसल 3 में 2 बफर लाया गया। बेसल 3 में 2 बफर लाया गया, क्या क्या नाम है बताइए? सीसीबी, सीसीसीबी, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसी भी मैक्सिमम लॉस लिमिट को ट्रिगर करने के लिए, टू ट्रिगर द लिमिट और से मैक्सिमम लॉस लिमिट फॉर एडवर्स मूवमेंट ऑफ रेट, तो उसके लिए कौन सा लिमिट है? स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो है लिमिट लाया गया है किसके लिए? ट्रिगर करने के लिए किसी भी मैक्सिमम लॉस लिमिट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप ये बताइए RAROC आपका ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो आपका RAROC ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा RAROC होगा उतना ही आपका रिवार्ड एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर से ज़्यादा होगा। इसके बाद दोस्तों एक फुल फॉर्म याद रखिए, FBIL फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रमोट किया गया फिमडा के द्वारा, फेडई के द्वारा, ठीक है, और IBA के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो हमारा ओवरनाइट माइवॉर होता है, ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, वो यही कंप्यूट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या आपसे पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सा टेक्निक है जिससे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करेंगे? तो आप बोलेंगे एक है हमारा स्टैटिक सिमुलेशन, एक बोलेंगे आपकी हमारा एक है स्टैटिक सिमुलेशन, और एक बोलेंगे आपकी हमारा डायनेमिक सिमुलेशन, ठीक है। तो 2 सिमुलेशन होता है, स्टैटिक सिमुलेशन और डायनेमिक सिमुलेशन। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, वो जरा देखते हैं।
यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है बताइए। यूरोपियन ऑप्शन को आप एक्सपायरी होने पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और अमेरिकन ऑप्शन को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी अंतर्गत टाइम पे, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक होता है अमेरिकन और एक होता है हमारा यूरोपियन ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो अमेरिकन ऑप्शन को दोस्तों एनी डे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी दिन आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यूरोपियन ऑप्शन को दोस्तों आप एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यही अंतर है, ठीक है, तो ये अंतर को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों है ALM बकेट। ALM बकेट, कितने बकेट होते हैं ALM में? तो 10 बकेट होते हैं। तो एक मैं बता देता हूँ, 1 दिन का बकेट है, ठीक है, 2 से 7 दिन का बकेट है, 8 से 14 दिन का बकेट है, 15 से 30 दिन का बकेट है, फिर 31 दिन से 2 महीना का बकेट है, फिर 2 महीना से 3 महीना का बकेट है, 3 महीना से 1 साल का बकेट है, ऐसे करके 10 बकेट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो 89 नंबर पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो क्या है बताता हूँ आपको। तो 89 नंबर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों CDS के बारे में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये जो भी इशूअर है उसको हेल्प करता है कि वो अपने क्रेडिट रिस्क को डाइवर्सिफाई कर ले, ठीक है, और अपने कैपिटल को मोर इफिशिएंटली यूज कर ले। तो ये CDS याद रखिएगा। CDS किसको हेल्प करता है? इशूअर को हेल्प करता है अपनी क्रेडिट रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बैंकिंग बुक और मार्केट बुक के बारे में, थोड़ा ट्रेडिंग बुक के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा बैंकिंग बुक होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आता है MTM की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मार्क टू मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो भी एडवांस है, जो भी परमानेंट सिक्योरिटी है, वो हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंकिंग बुक में रखते हैं। इसमें HTM आता है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। और यदि हमारा हम बात करें ट्रेडिंग बुक में, तो ट्रेडिंग बुक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होता है, इस पर MTM होता है, मार्क टू मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट पर आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या होता है? ये ALM का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जो है कॉस्ट ऑफ रिसोर्स के कॉस्ट को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न ऑन एसेट को भी फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसे ही कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ROA और कॉस्ट ऑफ रिसोर्स को आप फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज रैशनल मैनर में, इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। एक होता है दोस्तों LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ये दोस्तों एक क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट याद रखिए, कॉल रिस्क किस लिए आता है? तो कॉल रिस्क याद रखिएगा, की पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड लिमिट, यानी कि आप नॉन फंड बेस्ड लिमिट को फंड बेस्ड लिमिट में बदल रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, तो कॉल रिस्क आता है। तो C से क्रिस्टलाइजेशन, C से कॉल, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों हम लोग 94 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 94 नंबर पॉइंट में आते हैं दोस्तों कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर, ठीक है, जो भी कॉस्ट सीलिंग है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ये पूछा जाता है दोस्तों, ट्रेड क्रेडिट के अंदर जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है लाइबोर और एनी अदर बेंचमार्क रेट प्लस 250 बेसिस पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेड क्रेडिट के अंदर ऑल इन कॉस्ट लिमिट जो है, सीलिंग है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो ECB है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, इसमें ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितना है? ऑल इन कॉस्ट सीलिंग किसी केस में पूछा जाता है। एक तो ट्रेड क्रेडिट में तो याद रखिएगा लाइबोर, नहीं तो जो भी बेंचमार्क रेट है उसमें 250 बेसिस पॉइंट को जोड़ लीजिए। और यदि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है तो जो भी बेंचमार्क रेट है उसमें 450 बेसिस पॉइंट स्प्रेड को जोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है ISDA, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, इशू किया जाता है ISDA के द्वारा, वो बैंक फॉलो करती है अपने डेरिवेटिव में, ठीक है, डेरिवेटिव के डॉक्यूमेंटेशन में। तो ISDA क्या करता है दोस्तों? ISDA जो है एग्रीमेंट इशू किया करता है और बैंक को उसे फॉलो करना पड़ता है। चलिए तो उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है वो बता देता हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो NDS OM पे होता है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है हमारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है,
और ये मैनेज कौन करता है, CCIL मैनेज करता है RBI के बिहाफ में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है NSDOM पे, यानी नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, NDS, सॉरी मैंने गलती लिख दिया है, NSD नहीं है, NDS है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग पे, और CCIL मैनेज करता है RBI के बिहाफ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये 97 नंबर पॉइंट था, 98 नंबर पॉइंट को देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जो पॉइंट में बोलते चल रहा हूँ उसको दोबारा रिवाइज करते जाइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारा इंटरनेशनल एग्जीबिशन है या जो भी हमारा ट्रेड फेयर है, क्या है, ट्रेड फेयर है या इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं देखिए दूसरे कंट्री में कोई ट्रेड फेयर हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में ट्रेड फेयर हो रहा है और इसमें पार्टिसिपेंट है हमारे, तो उनको परमिशन दिया गया है कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं अब्रोड में। ठीक है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी पैसा है उसे रिपेट्रिएट कर लेना है विदिन 1 मंथ। ठीक है, एग्जीबिशन क्लोज होने के 1 महीना के अंतर्गत उनको पैसा अपने अकाउंट में, अपने भारतीय अकाउंट में रिपेट्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट इंपॉर्टेंट है। CCIL का सेटलमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें DBP3 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक कैंसिलेशन के बारे में पॉइंट याद रखिए कि जो भी हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका कैंसिलेशन जो होता है 3 वर्किंग डे आफ्टर 3rd वर्किंग डे, 3rd वर्किंग डे। ऑल ओवर ड्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैंसल्ड ऑन 3rd वर्किंग डे आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के 3 वर्किंग डे के अंदर आपको उसको कैंसिल कर लेना है। चलिए 101 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि देखिए जो डेरिवेटिव जिसे आप एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते हैं वो उसमें एक आता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे आप एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते हैं। और दोस्तों दूसरा आता है स्वैप। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों 102 नंबर पॉइंट पे देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे कि जो शेयर होल्डर का फंड है उसे आप नॉमिनेटर में लिख दो और आप जो है डिनोमिनेटर में टोटल एसेट को लिख दो। ठीक है, ये होता है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है वो तो मैंने बताया आपको। ठीक है, हाँ CMB कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या है, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका मैच्योरिटी जो है 91 डेज से कम होता है। चलिए उसके अलावा दोस्तों और कुछ पॉइंट को देखते हैं। प्राइमरी डीलर, PD जिसे कहते हैं, प्राइमरी डीलर जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो बोरो करें और रिपोर्ट करें फॉर्टनाइट में कहाँ तक, 225% ऑफ देयर नेट ऑन फंड NOF। ठीक है, एट एंड मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मार्च एंड। ठीक है, चलिए अच्छा उसके बाद DDA के बारे में बता देते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट के बारे में कुछ पॉइंट में बता देता हूँ कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड 2 साल का देखना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का। उसके बाद दोस्तों एनुअल टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए पिछले 3 लाइसेंस ईयर में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दोस्तों DDA जो है 5 अकाउंट एक DDA दोस्तों एक एक्सपोर्टर 5 DDA अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये 3 लिमिट ध्यान रखिएगा, 2 साल का है ट्रैक रिकॉर्ड, 3 साल का दोस्तों इसमें है एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ का। ठीक है, और दोस्तों एक है 5 अकाउंट एक्सपोर्टेड दे जाता है। तो दोस्तों ये मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी ये पॉइंट पढ़े हुए हैं, बस एक बार देख लीजिएगा कि ये सब सवाल पूछा जाता है, इसीलिए जैसे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 105 पॉइंट देख लिया। आइए आगे देखते हैं, 106 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो गोल्ड कार्ड स्कीम, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड कार्ड स्कीम। देखो दोस्तों ये एक्सपोर्टर के लिए एक स्कीम है, इसके पास गुड ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका स्टैंडर्ड अकाउंट है 3 साल के लिए, स्टैंडर्ड अकाउंट 3 साल के लिए हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, नॉट ब्लैक लिस्टेड हो, ECGC के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। तो उनको क्या है कि जो ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल है, ये सब कंडीशन है गोल्ड कार्ड स्कीम के लिए। ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल जो है
वो इसके 10% के टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो स्टैंडर्ड अकाउंट 3 साल के लिए होना चाहिए, ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल इसके 10% टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गोल्ड कार्ड एक्सपोर्टर कौन सा होता है? तो ये जो कि फास्ट डिस्पोजल कर दे, ठीक है, जो कि प्रेफरेंस दिया जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट में, फॉरेन करेंसी के एक्सपोर्ट क्रेडिट में। चलिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा गोल्ड कार्ड एक्सपोर्टर के बारे में। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो आर रिटर्न होता है, आर रिटर्न, ठीक है, आर रिटर्न का क्या पर्पज़ है? आर रिटर्न का पर्पज़ ये है कि आप परचेज, किसी फॉरेन करेंसी के परचेज और सेल को रिपोर्ट कर सकें, ठीक है, ये इसका पर्पज़ है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि कोई सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, वो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसका, तो कब उसको अपग्रेड किया जाएगा? तो पहली इंस्टॉलमेंट के 12 महीना बाद, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पहला जो ड्यू होगा उसके 12 महीना बाद दोस्तों, ठीक है, उसे रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, बैंक का जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो उसके 40% उसके नेटवर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज ऑन, ये ध्यान रखिएगा, बैंक का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर शुड नॉट इंक्रीज 40% ऑफ द नेटवर्थ। और नेटवर्थ के अंदर क्या क्या आता है? तो पेड अप कैपिटल, रिजर्व, शेयर प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये सब हमारा पेड अप कैपिटल का पार्ट है। चलिए, इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इस स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये स्ट्रिप्स इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, एक सवाल पूछा जाएगा, 110 नंबर पॉइंट है कि 91 डेज का जो टी बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये वीकली ऑक्शन पे बेसिस होता है। इसका वीकली ऑक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, 91 डेज वाला वीकली ऑक्शन होता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो 182 दिन वाला होता है, ये होता है दोस्तों वेडनेसडे, ठीक है, और नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे, प्रीसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। और जो 364 दिन होता है, ये भी वेडनेसडे होता है, लेकिन प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो जो टी बिल के टाइप्स होते हैं उसका आपको पीरियोडिसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों और भी कुछ पॉइंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज मैं इतना ही पॉइंट समझाया हूँ, तो इतना पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।